हाय गाइज, आपके अपने चैनल DPS बिजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करेंगे हम बिहार शिक्षक भर्ती टाइप 3.0 और 4.0। गाइज, इसमें हमने SST से सब्जेक्ट लिया हिस्ट्री। इसमें हमने टॉप 50 MCQ क्वेश्चनों का संकलन किया है। गाइज, ये भाग 10 है। इससे पहले 9 भाग अपलोड कर चुके हैं। NCERT और SCERT का निचोड़ है सेशन। गाइज, अगर आप वर्ग 6 to 8 या 9 to 10 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आप UP, TGT या PGT और DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। गाइस, सेशन को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का से। जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक कौन था? आलम खान। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिसमें दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे देश से निकासित कर दिया गया था। और दिलावर खान, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर यात्रा में दी गई। चौथा गाइज राइट नहीं हो पाया। तो अगर इसकी हम बात करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर क्या ये होगा, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे। तो गाइज, अगर हम बात करें कि किन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आलम खां की। तो आलम खां कौन था? आलम खां जो थे इब्राहिम लोदी के चाचा थे। इब्राहिम लोदी के कौन थे? चाचा थे, जो कि दिल्ली की राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करते हैं। गाइज, वहीं पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने भी अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उसी समय गाइज राणा सांगा, मेवाड़ के राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो राइट आंसर गाइज इसका यही है कि अगर बात आ जाती है कि बाबर को कितने बुलाया, तो आलम खान ने, वहीं दौलत खां और राणा सांगा के द्वारा बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक बसता थे। फारसी, अफगान, उपयुक्त में से कोई नहीं, चगताई तुर्क। तो गाइज, अगर इसका राइट आंसर होगा सी, चगताई तुर्क। गाइज, अगर हम बात करें तो चगताई तुर्क, तो ये प्रसिद्ध मंगोल नेता कौन था? चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। चगताई तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने, सैवानी खां ने, अब्दुल्ला खां ने या जानी बेग ने? तो राइट आंसर होगा इसका बी, सैवानी खां ने। गाइस, याद रखना कि सबसे पहले तुलगमा पद्धति का प्रयोग
इसी युद्ध में किसने किया था? सैवानी खां के द्वारा किया गया था। सैवानी खां ने किस नीति का प्रयोग किया था? तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था सैवानी खां ने बाबर के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर राणा सांगा, हेमू मुगल, हुमायूं शेर खान, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो गाइस अगर इसकी पानीपत का युद्ध जो होता है वो जिसका राइट आंसर डी होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। कब होता है ये? 21 अप्रैल को होता है। 21 अप्रैल को होता है 1526 में, 1526 में होता है। और गाइज युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है। गाइज ये दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में ही तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगमा पद्धति का इसी युद्ध में इसने तुलगमा पद्धति का किया। अगर हम बात करें इस युद्ध में तोप खाना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तोप खाना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था। वहीं अगर बंदूकचियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? बंदूकचियों का, जो बंदूक लेकर लड़ाई कर रहे थे, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इनका जो नेतृत्व करने वाला था मुस्तफ़ा था। मुस्तफ़ा, याद रखना। पानीपत के युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने किया। वहीं तोपों का नेतृत्व किसने? अली कुली ने किया था। और वहीं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा खान ने किया था। गाइज इस युद्ध में विजयी होने के बाद उसने अपने अधिकारियों को बहुत सा धन दौलत दिया बाबर ने। इसी वजह से उसकी बाबर की उदारता के कारण उसे कलंदर भी कहा जाता है। क्या कहा गया? कलंदर। कलंदर क्यों कहा गया? अपनी उदारता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो राइट आंसर होगा ए, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को होता है। और इस युद्ध में बाबर ने सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527, 1526, 1525, 1524। तो राइट आंसर होगा बी, 1526 में। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ये कितने युद्ध हैं? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और राणा सांगा। तो गाइज अगर हम बात करें तो खानवा का युद्ध। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा इसका राइट आंसर, खानवा का युद्ध। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा प्रताप, मानसिंह, सवाई उदय सिंह या राणा सांगा। तो राइट आंसर होगा डी, राणा सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या बहादुर शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, बाबर।
राइट आंसर होगा ए बाबर। गाइस अगर हम बात करें बाबर का जन्म कब होता है, बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म होता है। इसके पिता कहाँ होता है, फरगना में होता है। पिता कौन थे, पिता उमर शेख मिर्जा थे, उमर शेख मिर्जा थे। वहीं अगर माता की बात करें, माता कौन थी, तो कुतलुग निखार खातून, कुतलुग निखार खातून, कुतलुग निखार खातून। और गाइस फरगना पे 1495 में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। कब बैठता है फरगना की गद्दी पर, 1495 ईस्वी को। गाइस इसी युद्ध में गाइस अगर हम बात करें पानीपत के युद्ध में विजय के बाद, विजय होने पर उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, बादशाह की उपाधि धारण की थी। कब, पानीपत के युद्ध के बाद। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी फरगना में, दिल्ली में, काबुल में, समरकंद में। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा 1504 में। काबुल विजय के दौरान कब की थी, ये राइट आंसर होगा 1504 में। काबुल पर विजय प्राप्त होने के बाद, काबुल पर विजय प्राप्त होने के बाद इसने पादशाह की उपाधि धारण की थी, पादशाह की उपाधि धारण की थी। वह मुगल साम्राज्य, इसके जीवन में धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन या अब्दुल मुजफ्फर मोहद्दीन औरंगजेब। तो राइट आंसर हुआ ये जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, उड़ीसा, मेवाड़, गुजरात और कश्मीर। तो बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का वर्णन किया है, तो गाइस इसका राइट आंसर होगा सी, ये मेवाड़। तो गाइस अगर हम बात करें मेवाड़ का राजा कौन था, राणा सांगा था, राणा सांगा। और एक और विजयनगर का भी वर्णन करता है अपने बाबरनामा में। गाइस अगर हम बात करें बाबरनामा का तुर्की भाषा में, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, तुर्की भाषा में लिखा गया। श्रेष्ठ कवि है इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने, इसको अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया। किस में किया, फारसी में अनुवाद करता है। गाइस अगर हम बात करें बाबर की रचना और कौन कौन सी थी, तो बाबर की रचना रिसाल ए उसज, रिसाल ए उसज, और दूसरी खत ए बाबरी, खत ए बाबरी। खत ए बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था, फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो किसमें है, तुर्की भाषा में लिखा गया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, बाबर ने, हुमायूं ने, निजामुल मुल्क ने, मीर माकी ने। तो राइट आंसर को होगा डी, मीर माकी। ये कौन था, सेनापति था, सेनापति था।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी कहाँ की? मंडला की, असीरगढ़ की, मांडू की या रामगढ़ की? तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, रामगढ़ की थी कौन? दुर्गावती गाइज। तो गाइज ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और गाइज अगर इसकी PDF चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।